हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। कल के वीडियो में हमने 39 तक क्वेश्चन को देखा था। आगे के क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? एकदम ही आसान प्रश्न। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन रिपोर्ट, वेवल योजना। तो आपने अपने मन में आंसर तो दे दिया होगा। तो जानते हैं सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। अगर डेट वाइज बताएं तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। कहाँ पर? मुंबई में जो गवालिया टैंक मैदान था, यहाँ से क्या हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। और यह भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रकार का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा लाए क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में हुआ था। जो क्रिप्स प्रस्ताव है उसकी शुरुआत कब की गई थी? 30 मार्च 1942 को लाया गया था। और इसी की प्रतिक्रिया में कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो। तो ये तो हो गया भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। अब हम इन 4 ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। कल के वीडियो में हमने साइमन कमीशन रिपोर्ट है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो बचे 3 ऑप्शन। पहला है कैबिनेट मिशन योजना। जो कैबिनेट मिशन योजना है उसे लाया गया था मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन लाया गया था। और इसको लाने का उद्देश्य क्या था? इसको लाने का उद्देश्य था एकीकृत भारत सुनिश्चित करना। इस उद्देश्य के साथ कैबिनेट मिशन लाया गया था। और कैबिनेट मिशन की क्या क्या विशेषता है? कैबिनेट मिशन के अंदर जो पाकिस्तान है उसके प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन में ही प्रांतीय विधानसभाएं उनका समूहन किया गया था, प्रांतीय विधानसभाओं का समूहन। और इसी प्रस्ताव के आधार पर क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस और लीग में मतभेद हुआ था और यह जो कैबिनेट मिशन था वह असफल हो गया था। और कैबिनेट मिशन में त्रिस्तरीय सरकार की संरचना की बात की गई थी, संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। और कैबिनेट मिशन योजना में ही अंतरिम सरकार के गठन की बात की गई थी। और इसी मांग के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसके उपाध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। इस मिशन के बाद एक खास घटना क्या हुई? कैबिनेट मिशन जब लाया गया था तो उस समय जो हमारे वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड वेवल। और इसके बाद कौन आ चुके थे? माउंटबेटन को भारत आए, जिन्होंने आगे माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की और जो विभाजन है उसके रास्ते को प्रशस्त किया। और यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन है इसके 3 सदस्य थे। एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। तो ये तो हो गया कैबिनेट मिशन के बारे में। अब चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट था क्रिप्स प्रस्ताव, जो कि इस प्रश्न का आंसर भी है। क्रिप्स प्रस्ताव में अभी हमने देखा था कब लाए थे? 30 मार्च 1942 को। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो यूरोप में क्या हो रहा था इस दौरान? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो धुरी राष्ट्र थे, जो मित्र राष्ट्रों के विरोधी थे, वो मजबूत हो रहे थे। क्या हो रहे थे? मजबूत हो रहे थे। इन्हीं का सहयोगी कौन था? जापान था, जिन्होंने क्या 1942 तक रंगून और सिंगापुर वगैरह है उसको जीत लिया था। तो अंग्रेजों को चिंता सताने लगी कि अब कहीं जो जापानी है वह भारत पर आक्रमण न कर दें। इसलिए भारतीयों का सपोर्ट लेने के लिए, किसके लिए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए क्या लेके आए थे? क्रिप्स मिशन लेके आए थे। इसमें डोमिनियन स्टेटस की जो मांग थी उसे स्वीकार किया गया था। हालांकि डोमिनियन स्टेट की मांग को सर्वप्रथम जो अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव कब? 1940 में। उस समय सर्वप्रथम डोमिनियन स्टेटस की मांग को स्वीकार किया गया था। क्रिप्स मिशन में संविधान सभा की गठन की बात भी की गई थी। कब? युद्ध के बाद। तो जो क्रिप्स मिशन है वह अंग्रेज सरकार द्वारा जो इसके मित्र राष्ट्र सहयोगी थे युद्ध के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उनके दबाव में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए, भारतीयों को खुश करने के लिए लाया गया था। और इसी क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था? यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। और जो क्रिप्स प्रस्ताव था वो भी क्या हुआ था?
असफल हो गया था और इसके प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो कि प्रश्न का आंसर है। अब हमारा चौथा पॉइंट है वेवेल योजना। अब देखते हैं वेवेल योजना लाई क्यों थे, इसका क्या उद्देश्य थे। वेवेल योजना लाने का कारण था कि 1945 तक क्या हुआ था, भारतीय लोग स्वशासन की मांग करने लगे थे। तो इसी स्वशासन की मांग को क्या करने, संबोधित करने क्या किया गया, जो वायसराय कार्यकारिणी थी, वायसराय कार्यकारिणी, उसका पुनर्गठन करने की व्यवस्था इसमें की गई कि जो वायसराय कार्यकारिणी है उसमें हम पुनर्गठन करते हैं, उसमें भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाते हैं। आप कृपया करके स्वशासन की मांग मत लाइए, हम आपको दे रहे हैं ना, क्या दे रहे हैं, वायसराय कार्यकारिणी में स्थान दे रहे हैं, तो अभी स्थान लीजिए और अपने जो स्वशासन की मांग है इसको प्लीज मत रखिए हमारे सामने। अंग्रेजों ने ऐसा कहा, किसमें, वेवेल योजना में। तो इसका उद्देश्य हो गया वायसराय कार्यकारिणी का पुनर्गठन करके भारत की स्वशासन की बढ़ती मांग को संबोधित करना, ये इसका उद्देश्य हो गया। तो अब यह प्रस्ताव क्या हुआ, यह भी असफल हो गया। और यह क्यों असफल हो गया, तो जो वायसराय कार्यकारिणी थी, वायसराय कार्यकारिणी, उसमें जितना स्थान भारतीयों को दिया गया उसमें हिंदुओं और मुसलमानों को बराबर स्थान दिया गया, हिंदू और मुस्लिम। यहां तो बात ठीक थी, लेकिन मुस्लिम लीग थी, उसने क्या कहा, उसने कहा जो मुस्लिम सीट जितनी भी हैं उसमें मुस्लिम लीग का पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, एकाधिकार होना चाहिए, कि जितनी भी मुस्लिम सीट आएगी उसको कौन लड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग लड़ेगी। तो कांग्रेस ने कहा ये क्या बात, तो कांग्रेस ने कहा ये क्या बात होगी, क्या हमारे सपोर्टर मुस्लिम नहीं है, हमारी जो पार्टी है उसमें भी कई मुस्लिम लीडर हैं बड़े बड़े, तो क्या वो आपकी जो मुस्लिम सीट है उसमें नहीं लड़ सकते। तो इसी मतभेद के आधार पर जो वेवेल योजना थी वह असफल हो गई। इसे लाए थे जून 1945 में। और जो यह वेवेल योजना थी यह कब लाए थे, यह शिमला सम्मेलन में लाए थे, जो कि 1945 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना कब लाए थे, यह लाए थे मार्च 1946। क्रिप्स प्रस्ताव कब लाए थे, ये लाए थे मार्च 1942। साइमन कमीशन रिपोर्ट कब लाए थे, नवंबर 1927 में। और वेवेल योजना कब लाए थे, ये लाए थे जून 1945 में। अब आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। यहाँ पर देखिए 1942 के आसपास कौन है, क्रिप्स प्रस्ताव, सीधा आंसर। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए उसमें इकोनॉमी का अभी तक एक भी प्रश्न नहीं आया, तो यह इकोनॉमी के प्रश्न की शुरुआत है और इकोनॉमी मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। यहाँ पर प्रश्न है, किसी देश का भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसका व्यवस्थित अभिलेख है, यानी कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन कौन सी है, बस वही देखना है। तो साधारण शब्दों में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है कि निर्धारित समय में, 1 वर्ष या 2 वर्ष जितना भी है, तिमाही या 4 महीने जितने भी है, कि एक निर्धारित समय में किसी देश का समस्त आयात व निर्यात का लेन देन, आयात और निर्यात से क्या समझेंगे कि किसी देश को कितना प्राप्त हो रहा है और उसी देश को कितना भुगतान करना पड़ रहा है संपूर्ण विश्व से। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 खाते होते हैं, एक होता है चालू खाता और एक होता है पूंजी खाता। चालू खाते में क्या रखा जाता है, सेवाओं का या फिर जो व्यापार में वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता है उसे रखा जाता है। जबकि जो पूंजी खाता है उसमें क्या रखा जाता है, उसमें निवेश हो गया, एनआरए जमा हो गई, जो बाहर से सहायता लेते हैं या फिर बाहर से जो लोन लेते हैं सरकार या फिर कोई भी भारतीय कंपनी, उसे इसमें रखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला खाता कौन सा था, चालू खाता। चालू खाते के 2 पार्ट हैं, कौन सा, एक तो है व्यापार खाता, दूसरा है अदृश्य खाता। व्यापार खाता है उसमें आते हैं वस्तुओं का आयात निर्यात, इसमें सेवाएं सम्मिलित नहीं है, सिर्फ क्या है, वस्तुओं का आयात निर्यात। यानी कि जो भारत है, भारत क्या करता है, कितनी वस्तुओं का निर्यात करता है और कितनी वस्तुओं का भारत आयात करता है, उसे ही किस खाते में रखा जाता है, चालू खाते के व्यापार खाते वाले भाग में रखा जाता है। दूसरा है अदृश्य खाता। अदृश्य खाते के 2 पार्ट हो गए, एक है सेवाओं का आयात निर्यात, एक है चालू अंतरण। तो जो सेवाओं का आयात निर्यात यानी कि इस खाते में रखा जाता है कि जो भारत है वह कितनी सेवाएं बाहर भेजता है यानी कि निर्यात करता है और कितनी सेवाएं भारत बाहर से लेता है यानी कि सेवाओं का आयात करता है। ये हो गया अदृश्य खाते का सेवाओं का पार्ट। अदृश्य खाते में दूसरा पार्ट है चालू अंतरण। चालू अंतरण में जो बाहर से रेमिटेंसेस वगैरह आते हैं या फिर जो गिफ्ट है जिनके बदले वापस कुछ नहीं भुगतान करना पड़ेगा या फिर ग्रांट्स हो गई, इसके लिए क्या
इसके लिए क्या है, वापस भुगतान नहीं करना पड़ेगा सरकार को। आ गई तो आ गई, अब बस वापस नहीं देना। वो चीज़ें किस में आती हैं, चालू अंतरण में आती हैं। गिफ्ट है, यहाँ पर देखिए गिफ्ट या फिर जो ग्रांट्स है, ग्रांट्स में क्या होता है, वापस देना नहीं पड़ेगा आपको, ग्रांट्स मुफ्त में दे दी, ठीक है। जबकि जो बाहर से ऋण लेंगे, बाह्य सहायता या फिर जो बाह्य ऋण वगैरह हैं, वो किस में आएंगे, वो आएंगे पूंजी खाते, क्योंकि इसको वापस देना पड़ेगा, वापस जमा कराना पड़ेगा। तो आपने देख लिया कि जो चालू खाता है इसके दो पार्ट हैं, व्यापार खाता, अदृश्य खाता। अदृश्य खाते के दो भाग हो गए, सेवाओं का आयात निर्यात, चालू अंतरण। सेवाओं के आयात निर्यात में देख लीजिए, एक तो थी कारक सेवाएं, दूसरी होती है गैर कारक सेवाएं। इसमें आईटी हो गई, बीपीओ हो गए, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया, शिक्षा हो गया। सीधा प्रश्न आएगा कि जो बीपीओ है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, भुगतान संतुलन के कौन से खाते में आता है। और दूसरा अकाउंट है पूंजी खाता। पूंजी खाते में सबसे पहले आता है निवेश। निवेश यानी कि जो भारत है देश, भारत के लोग बाहर कितना निवेश कर रहे हैं और बाहरी लोग भारत में कितना निवेश कर रहे हैं, यह लिखा जाता है निवेश में। तो यहाँ पर विदेशी निवेश लिखा गया है, यानी कि जो बाहर से निवेश होता है भारत के अंदर, और इसमें भारत वाले कितना निवेश बाहर करते हैं वह भी पूंजी खाते का भाग होता है। विदेशी निवेश के दो भाग हो गए, एक हो गया एफडीआई और दूसरा हो गया एफपीआई। आगे इस पर जब क्वेश्चन आएगा इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जो एनआरआई जमा है वह किस में आते हैं, वह आता है पूंजी खाते का भाग है। बाह्य सहायता, एक्सटर्नल असिस्टेंट, संपत्ति का क्रय विक्रय, संपत्ति का क्रय विक्रय। चौथा है ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। इसमें लिखा गया है कि कंपनियां या वित्तीय संस्थान, यानी कि इसमें वित्तीय संस्थान भी शामिल हो गई, बैंक वगैरह द्वारा विदेशी ऋण सम्मिलित किए जाते हैं। सरकार का ऋण नहीं होता, वित्तीय संस्थानों का होता है। सरकार का ऋण तो ईसीबी में नहीं आता है। तो ये हो गया भुगतान संतुलन के बारे में। आपको ये सब चीजें घोट लेनी है कि कौन सा भाग कौन से खाते के अंदर है, चालू खाता क्या होता है, पूंजी खाता क्या है। सिंपल सी बात है, भुगतान संतुलन के अंदर क्या है, दो चीजें हैं कि कोई देश है वो कितना भुगतान कर रहा है और उसे कितनी प्राप्तियां हो रही है, उन्हीं का बैलेंस क्या है, भुगतान संतुलन है, बस। अब चलते हैं हमारे प्रश्न पर। यहाँ पर पहला पॉइंट है, किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन क्या है, भुगतान संतुलन। अभी देखा था हमने कि जो देश है कोई, उसे कितना मिल रहा है और वो कितना भेज रहा है, उसी का ही संतुलन क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। यानी कि जब ये तराजू एकदम संतुलित अवस्था होता है तो उसे बोलते हैं भुगतान संतुलन साम्य अवस्था, भुगतान संतुलन साम्य अवस्था। अब बाकी के जो पॉइंट है उनको हम कैसे सामान्य सोचकर कैसे कट कर सकते हैं या फिर कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, किसी वर्ष में एक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं। यहाँ पर क्या बात की गई, संतुलन। संतुलन हमेशा क्या होगा, दो वस्तुओं के बीच होते हैं या फिर दो चीजों के बीच होगा। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या कहा गया, एक वर्ष में एक देश द्वारा, तो संतुलन तो कहीं संतुलन की बात ही नहीं है, ये पॉइंट वैसे ही कैंसिल हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन देन, अब भुगतान संतुलन होगा। अब भारत ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक देश से क्या करेगा, वस्तुओं या सेवाओं का आयात निर्यात करेगा, भारत पूरे विश्व से करेगा। तो जो भारत का भुगतान संतुलन है वो किसी एक देश के सापेक्ष थोड़ी देखा जाएगा, वो क्या देखा जाएगा, पूरे विश्व के सापेक्ष देखा जाएगा। तो यहाँ पर एक देश की सरकार नहीं, एक देश और विश्व के साथ। चौथा पॉइंट है, एक देश से दूसरे देश का पूंजी का संचलन। यहाँ पर पूंजी का संचलन हो रहा है, संतुलन की कहीं बात नहीं कही गई है। तो जो ये चौथा पॉइंट है ये भी हो जाता है गलत। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पूछा है जो आरबीआई है वह कौन कौन सी स्थितियों में किसी भी जो वाणिज्यिक कोई भी वाणिज्यिक बैंक है उनको नियंत्रित कर सकता है। तो आरबीआई है वो क्या है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसका काम क्या है, नियमन का काम है। और एक बार देखते हैं कि वाणिज्यिक बैंक कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर जो ये दिए गए हैं ऑप्शन सारे, ये क्या है, वाणिज्यिक बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए, फॉरेन बैंक हो गए, रीजनल रूरल बैंक हो गए, कॉर्पोरेटिव बैंक हो गए, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब क्या है, कमर्शियल बैंक है। इन सभी बैंकों को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, इन सभी को करता है आरबीआई। आरबीआई एक नियामक निकाय है और नियामक निकाय होने के नाते ये इन सभी क्या कर सकती है, साख का विस्तार कर सकती है, इनको बंद करने का आदेश दे सकते हैं। जैसे जो पेटीएम पेमेंट बैंक था उसको आरबीआई ने बंद करने का बोल दिया था, आपने अभी सुना है, बीच में सुना होगा। या फिर यह बैंक को बोल सकता है आप अपनी शाखाओं का विस्तार करो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, आप ग्रामीण क्षेत्रों में खोल नहीं रहे हो, तो ये आदेश दे सकता है। या फिर जो बैंकों के समापन की बात कर सकता है कि भाई आप अपना सही से काम नहीं करो, अपन बैंक को समाप्त करो। बैंकों को आपस में विलय की बात कर सकता है। ये सब काम कौन कर सकता है, एक रेगुलेटरी निकाय कर सकता है।
तो जो यहाँ ऑप्शन में काम दिए गए सारे काम आरबीआई कर सकता है, जैसे कि परिसंपत्तियों की तरलता सुनिश्चित करना, शाखा विस्तार करना, बैंकों का विलय करना, बैंकों का समापन करना। और ये सब काम आरबीआई कौन से एक्ट के तहत करता है? ये करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। और जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके तहत जो भी डिसीजन वगैरह लेता है वो कौन से एक्ट के थ्रू लेता है? वो लेता है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तो ये तो बहुत ही साधारण प्रश्न था और इसका आंसर होता है डी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत देता है कि। तो यह प्रश्न कह रहा है यदि बैंक दर को बढ़ाया जाए इनमें से कौन सी घटना हो सकती है? अब वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर देने का ट्राई कीजिए। और आंसर पर जाने से पहले हम जो बैंक रेट है उसको अच्छे से समझते हैं। आपने पढ़ा होगा कि आरबीआई है, आरबीआई का काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका नियमन करना। और इसके लिए क्या बनाई गई थी? एमपीसी बनाई गई थी। अब आरबीआई क्या करता है? आरबीआई के पास उपकरण है। एक क्या है? मात्रात्मक उपकरण और एक है गुणात्मक उपकरण। जो मात्रात्मक उपकरण है उसमें क्या करता है आरबीआई? मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई है, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है कि यदि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गई है तो बढ़ाना, यदि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो उसे कम करना। यह काम किसका है? आरबीआई का। क्यों? यदि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है तो उससे क्या हो सकता है? इन्फ्लेशन हो सकता है, डिमांड बढ़ने से। और यदि मनी सप्लाई कम है मार्केट में तो इससे क्या आ सकती है? आर्थिक मंदी आ सकती है। तो जो आर्थिक व्यवस्था है उसको गति प्रदान करने के लिए और जो मूल्य स्थिरता है उसको बनाए रखने के लिए आरबीआई क्या करता है? जो ये मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण है इनका उपयोग करता है। मात्रात्मक उपकरण है उनमें कौन कौन शामिल है? आपने इनका नाम सुना होगा, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ओएमआर, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ और बैंक रेट। और भी हो सकता है। यहां पर बात की गई थी बैंक रेट की। बैंक रेट से तात्पर्य है कि कोई वाणिज्यिक बैंक है वह क्या करता है? आरबीआई के पास जाता है, भाई मेरे पास पैसे कम है, आप मुझे थोड़े पैसे दे दो। आरबीआई बोलता है ठीक है भाई साहब पैसे ले लो, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो ये आरबीआई इंटरेस्ट लगाता है यही क्या है? यही बैंक रेट है। तो आप सोच रहे होंगे ये तो थोड़ा सुना सुना लग रहा है। कहाँ सुना था? ये सुना था रेपो रेट में। रेपो रेट में क्या होता है? जो बैंक होता है वह जाता है आरबीआई के पास और आरबीआई से क्या लेता है? पैसे लेता है। और इसमें जो रेट चार्ज करता है आरबीआई वो क्या है? रेपो रेट। तो ये तो सेम बात होगी, फर्क कहाँ आ रहा है? तो हम यहाँ पर इसमें फर्क जानते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब रेपो रेट में बैंक आरबीआई के पास पैसे लेने जाता है तो बैंक को आरबीआई को क्या देनी पड़ेगी? सरकारी प्रतिभूति देनी पड़ेगी। क्या? सरकारी प्रतिभूति, कि भाई आप कुछ न कुछ गिरवी रखो जिसके आधार पर हम आपको पैसे दे सकें। जबकि बैंक रेट के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बैंक है वाणिज्यिक बैंक वो आरबीआई के पास जाएगा, प्लीज़ हमें थोड़े पैसे दे दो। आरबीआई के चलो कर लो मौज, ले लो पैसे। किसी भी प्रकार का संपार्श्विक जिसे क्या बोलते हैं? कोलेटरल, या सामान्य भाषा में बोले तो गिरवी, कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। तो यह हो गया मेजर फर्क। अब थोड़ा और अंतर जान लेते हैं एक इमेज के माध्यम से। तो यहाँ पर है रेपो रेट और बैंक रेट की समानताएं और असमानताएं। समानताएं क्या है कि रेपो रेट और बैंक रेट है दोनों को कौन? आरबीआई डिटरमाइन करती है। यह कब लगता है? जब बैंक आरबीआई से क्या लेता है? लोन लेता है। और ये क्या, इससे क्या होता है? मार्केट में मनी की सप्लाई वगैरह होती है, बिल्कुल होती है। ये तो भी समानता। अब अंतर क्या है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला पॉइंट है रेपो रेट के अंदर क्या होता है? बैंक सरकारी प्रतिभूति रखता है गिरवी आरबीआई के पास। तो जब ये वापस बैंक पैसे चुकाएगा तो आरबीआई क्या करेगा? इसकी प्रतिभूति इसको वापस दे देगा। ठीक है। बैंक रेट में क्या होगा? बैंक बिना गिरवी संपत्ति आरबीआई से लोन लेता है। तो रेपो रेट में क्या है? आरबीआई वापस प्रतिभूति बैंक को दे देता है, जो पैसा लिया था वो आरबीआई को दे देता है।
जबकि बैंक रेट में ऐसा कुछ गिरवी रखा ही नहीं था। तो बैंक रेट के अंदर क्या होता है, बैंक अपना जो बैंक ने उधार लिया था वो आरबीआई को भुगतान कर देता है और आरबीआई इस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। ये हो गया पहला मेजर पॉइंट। दूसरा अंतर है समय के आधार पर। जो रेपो रेट होता है वो मेजरली 1 से 14 दिन के बीच होता है। मुख्य रूप से जो रेपो रेट है वह ओवरनाइट लोन के लिए होता है। यहाँ पर लिखा गया है ओवरनाइट फंड विद 1 डे टेन्योर, सामान्यतः इससे अधिक भी हो सकता है। जबकि जो बैंक रेट है वह 28 दिन के लिए होता है, 28 दिन तक। तो दीर्घावधि के लिए बैंक को अगर पैसे आवश्यक होते हैं तो बैंक रेट के माध्यम से बैंक आरबीआई से पैसा लेता है। तो जो रेपो रेट है वो जो अल्पकालिक जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए आवश्यक है, जबकि जो बैंक रेट के तहत जो लोन लेते हैं वह जो बैंक की दीर्घकालिक आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। और जो बैंक रेट है वह हमेशा रेपो रेट से अधिक होगी। तो अभी तो हमने अंतर के बारे में जाना, अब जो मनी सप्लाई है उसको बैंक रेट किस प्रकार से रेगुलेट करेगा उसको हम थोड़ा जान लेते हैं। अभी हमने जाना बैंक रेट के तहत क्या है, जो बैंक है वह आरबीआई से पैसे लेता है और बैंक इसको क्या करता है, ब्याज का भुगतान करता है आरबीआई को। अब मान लीजिए कि जो बैंक है वह 100 रुपये लेता है आरबीआई से और पहले जो बैंक रेट थी वो कितनी थी, 5% थी। यानी कि इसने जो 100 रुपये लिए उसमें से 5 रुपये इसको वापस देने पड़ेंगे, यानी कि बैंक के पास टोटल पैसे कितने आए, 95 रुपये। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। दूसरी कंडीशन क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट को बढ़ा देता है। कितना कर देता है, 10% कर देता है। बैंक को ब्याज का कितना भुगतान करना पड़ेगा, 10 रुपये का। तो बैंक को टोटल पैसे कितने मिलेंगे, 90 रुपये। तो यहाँ पर देखिए जब बैंक रेट को बढ़ा दिया गया, क्या किया, बैंक रेट को बढ़ा दिया तो बैंक के पास क्या बच गए, पैसे कम बच गए। अब बैंक इन पैसों को क्या करेगा, बैंक उधार देगा मार्केट में। तो जब 10% बैंक रेट थी तब मार्केट में कितने पैसे आ सकते हैं, 90 रुपये आ सकते हैं। और जबकि 5% जब बैंक रेट थी तब मार्केट में कितने पैसे आ सकते हैं, तब आ सकते हैं 95 रुपये। तो अब आप देखिए मनी सप्लाई कौन सी कंडीशन में ज़्यादा है, जब बैंक रेट कम होती है, बैंक रेट क्या होती है, कम होती है 5% की, तब मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होती है, कितनी, 95। और जब बैंक रेट बढ़ जाती है यानी कि 10% हो जाती है तब मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि मार्केट में 90 रुपये आ गए। यही क्या होता है, रेपो रेट के अंदर होता है। रेपो रेट बढ़ जाती है तो मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और रेपो रेट जब घट जाती है तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो अब आप ये कंडीशन समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। प्रश्न में क्या बात की गई, प्रश्न में बात की गई है बैंक दर में वृद्धि की। क्या करें, बैंक दर में वृद्धि करें, यानी कि पहले 5% बैंक रेट थी, अब क्या होगी, बैंक रेट 10% होगी। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मनी सप्लाई कम होती है तो मुद्रा नीति में क्या परिवर्तन होता है उसे देखते हैं। मुद्रा नीति में यानी कि मौद्रिक नीति 2 प्रकार की होती है, एक होती है संकुचित मौद्रिक नीति, एक होती है विस्तारित मौद्रिक नीति, है ना। अब जब मनी कम हो गई मार्केट में, यानी कि जब बैंक रेट बढ़ी तो मार्केट में मनी क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि 90 रुपये हो गए थे तो क्या हो गए, संकुचित हो गए ना मार्केट में मनी सप्लाई। तो इसे बोलेंगे संकुचित मौद्रिक नीति। जब बैंक रेट कम थी तब मार्केट में कितने पैसे थे, 95 रुपये थे, यानी कि ज़्यादा थे। तो इसे क्या बोलेंगे, विस्तारित मौद्रिक नीति, विस्तारित मौद्रिक नीति। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शन पर। पहला ऑप्शन है ब्याज की बाजार दर की गिरने की संभावना है। अब ब्याज की बाजार दर कब गिरती है, जब मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत पड़ा है। तो मार्केट में वैसे ही पैसा बहुत है तो उधार देने के लिए बैंकों को क्या करना पड़ेगा, ब्याज दरों को कम करना पड़ेगा, ब्याज दरों को कम करना पड़ेगा जब मनी सप्लाई बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक दर में वृद्धि हो, यानी कि बैंकों के पास पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब लेने वाले ज़्यादा और पैसे कम, तो ब्याज दर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ब्याज दर ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्या बोला है, गिरने की संभावना। तो पहला पॉइंट हो जाता है गलत। दूसरा पॉइंट है केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्जे नहीं दे रहा है। बैंक रेट का मतलब ही क्या है कि जो वाणिज्यिक बैंकों को क्या देता है, केंद्रीय बैंक लोन देता है। ये पॉइंट होता है गलत। तीसरा पॉइंट है केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। हमने अभी पढ़ा था कि सस्ती मुद्रा नीति कब होती है, जब बैंक रेट घटती है, बैंक रेट घटती है। क्योंकि बैंक रेट घटेगी तब बैंकों के पास क्या आएगा,
पैसा अधिक आएगा, और जब पैसा अधिक आएगा तो मार्केट में पैसा अधिक आएगा, और मार्केट में पैसा अधिक आने का मतलब ही क्या है? सस्ती मौद्रिक नीति। हमारा अंतिम पॉइंट है, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, यानी कि जो आरबीआई है उसको क्या करना है? मनी सप्लाई को कम करना है। मनी सप्लाई को कम करने के लिए क्या करेगा? वह ब्याज दर या बैंक रेट जो है उसको बढ़ा देगा। इसको बढ़ाने से क्या होगा? बैंकों के पास क्या आएगा? पैसा कम बचेगा। और जब बैंकों के पास पैसा कम बचेगा तो उधार भी वो कम दे पाएंगे। जब उधार कम दे पाएंगे तो मार्केट में क्या आ जाएगा? पैसा कम आ जाएगा। और जब मार्केट में पैसा कम, तो कौन सी मौद्रिक नीति? महंगी मुद्रा नीति या फिर डियर मनी पॉलिसी। ये हो गया हमारा प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? जो घाटे की वित्त व्यवस्था है, जिसका अर्थ क्या है? घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ है जब सरकार क्या है? राजस्व के रूप में जितना उनको प्राप्त हुआ है जितना उनको धन प्राप्त हुआ है उससे अधिक खर्च कर लेती। यानी कि राजस्व के रूप में सरकार के पास आए हैं 100 रुपये, लेकिन सरकार ने क्या कर दिए? 105 रुपये खर्च कर दिए। अब इन 105 रुपये में जो 5 रुपये एक्स्ट्रा हुए हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी? उधार लेगी। किससे? बाजार से ले सकती है, जनता से ले सकती है, आरबीआई से ले सकती है। इसे ही क्या बोलेंगे? घाटे का वित्तीयन बोलेंगे। यानी कि सरकार जब राजस्व के रूप में प्राप्त धन से अधिक खर्च कर देती है, अधिक खर्च, तो उसे पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता है, और इसे ही क्या बोलते हैं? घाटे का वित्तीयन बोलते हैं। तो जो घाटे का वित्तीयन है वह कब किया जाता है? सरकार करती है जब आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। यानी कि सरकार के पास राजस्व क्या है? कम है। अब सरकार को क्या? पुल बनाना है, रोडें बनानी है और अवसंरचनात्मक विकास करना है। पैसे तो है नहीं, लेकिन करना पड़ेगा खर्च। तब क्या करेगी सरकार? उधार लेगी, और इसे ही क्या बोलेंगे? घाटे का वित्तीयन। तो ये क्या होगा? ये होगा आर्थिक विकास के लिए। ये तो बहुत ही साधारण प्रश्न था। अब हम देखते हैं जो घाटे की वित्त व्यवस्था है उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। घाटे का वित्तीयन का मतलब यही है कि इससे मनी सप्लाई है वो कुछ समय के लिए बढ़ेगी। कैसे? सरकार ने उधार लिया और कहाँ खर्च किया? उसी देश में खर्च किया। वहीं मार्केट में क्या आएगा? इससे पैसा आएगा, और मार्केट में जब अधिक पैसा आने का मतलब क्या है? मनी सप्लाई या मुद्रा आपूर्ति बढ़ गई है। अब जब मनी सप्लाई बढ़ गई यानी कि लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ गए, तो पैसे ज़्यादा आएंगे तो क्या करेंगे लोग? डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? मुद्रास्फीति होगी, यानी कि महंगाई होगी। तो घाटे का वित्तीयन का एक प्रभाव क्या हो सकता है कि इससे मनी सप्लाई बढ़ सकती है, जिससे मुद्रास्फीति हो सकती है। दूसरा क्या परिणाम हो सकता है? दूसरा परिणाम हो सकता है रुपए का मूल्यह्रास। अब सरकार ने क्या किया? पैसा उधार लिया और मार्केट में खर्च किया आर्थिक विकास के लिए, तो मनी सप्लाई क्या हुई? बढ़ गई, यानी कि रुपया मार्केट में ज़्यादा आ गया। अब रुपये की उपलब्धता ज़्यादा हो गई। कोई भी चीज़ जिसकी अगर सप्लाई बढ़ जाए उसकी तो वैल्यू घट जाती है। आम जीवन में यही बात है और अर्थव्यवस्था में भी यही बात है। तो डिमांड एंड सप्लाई को रेगुलेशन आम जिंदगी में भी करना चाहिए, इकोनॉमी में भी करना चाहिए। तो जब मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया तो रुपये की जो वैल्यू है या रुपये की जो औकात है वो डॉलर की तुलना में घट गई, क्योंकि रुपया इजीली अवेलेबल हो गया। प्रभाव है, इससे क्या होगा? उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। अब उत्पादन लागत कैसे बढ़ेगी? अब अभी हमने देखा कि घाटे की वित्तीयन से क्या हो सकता है? मनी सप्लाई बढ़ेगी, जिससे क्या होगी? मुद्रास्फीति होगी। अब मुद्रास्फीति ज़्यादा है तो जो कर्मचारी वर्ग है, काम कर रहा है फैक्ट्री वगैरह में, वो भी क्या करेगा? अपने वेतन बढ़ाने की मांग करेगा। तो उनका वेतन बढ़ाएंगे तो कंपनी की जो लागत है वो क्या हो जाएगी? लागत बढ़ जाएगी। या फिर उत्पादन लागत बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा? निवेश प्रभावित होगा। क्यों? विदेशी कंपनियां हैं वो निवेश नहीं करेगी, क्योंकि उनको उतनी रिटर्न मिल नहीं रहा है। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरा पॉइंट निवेश कम होने का क्या हो सकता है? घाटे की वित्तीयन की अवस्था में सरकार क्या करती है? कभी कभी निजी बैंकों से या वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेती है। जब वाणिज्यिक बैंकों से सरकार ने उधार ले लिया तो बैंकों के पास क्या बचा? पैसा कम बचा। तो बैंक क्या कर पाएंगे? जो निजी क्षेत्र है उनको लोन नहीं दे पाएंगे। अब लोन है नहीं उनके पास, यानी कि जो कंपनीज है उनके पास पैसा ही नहीं है, तो वो निवेश कहाँ से करेंगे? तो दूसरा कारण ये क्या होता है? इससे निवेश में कमी आएगी, और यह जो निवेश में कमी आ रही है इसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। यानी कि जब सरकार बाजार से पैसा उधार लेती है तो जो अन्य निजी निवेशक है उनके लिए पैसा कम हो जाता है। इसे ही बोलते हैं क्राउडिंग
आउट इफेक्ट। जब सरकार मार्केट से पैसा कम उधार लेती है तो मार्केट के पास पैसा निजी क्षेत्र को देने के लिए बचता है, इसे बोलते हैं क्राउडिंग इन इफेक्ट। घाटे के वित्त में सरकार क्या कर रही है, उधार ले रही है। अब जो आदमी उधार लेता है उसकी वैल्यू घट जाती है, वहां पर कोई निवेश करने से बचता है, क्यों, वहां लगता है कि हमारा पैसा डूब न जाए। तो इससे क्या होगा, सरकार की विश्वसनीयता में कमी आएगी। घाटे के वित्त से सरकार के विश्वास में भी कमी आ सकती है। और पहले हमने देखा था जो रुपया है उसकी वैल्यू घटेगी। इससे क्या होगा, जो विदेशी निवेश है वह भी प्रभावित होगा। तो उनको पहले 80 रुपये का फायदा हुआ तो उनको $1 मिल गया। अब रुपये की वैल्यू क्या हो, गिर गई, यानी कि $1 इक्वल टू 90 रुपये हो गई। अब जब उन्हें 90 रुपये का फायदा होगा भारत में, तब उन्हें क्या मिलेगा, $1 मिलेगा। यानी कि पहले जितने रुपए में उनको $1 मिल रहा था, अब उससे अधिक रुपए में उनको $1 मिलेगा। इसलिए क्या करेंगे, वो निवेश करने से थोड़ा हिचकिचाएंगे। एक साधारण सा प्रश्न था, लेकिन हमने घाटे के वित्तीयन को पूरी तरीके से अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आप यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट है उनको बहुत ज़्यादा अप्लाई करने का ट्राई कीजिए। आप खुद से सोचिए, तभी जो आपके ये कॉन्सेप्ट हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। एक पॉइंट से कितनी चीज़ें आप सीख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले तो आंसर दीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। तो पहला पॉइंट है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। उत्तर पर जाने से पहले हम थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देख लेते हैं। तो ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान। यहाँ पर जो ये देखिए, ये कौन सी है, इंडस रिवर है। यहाँ पर रावी हो गई, चेनाब, झेलम, ब्यास, सतलज, सब नदी आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये रहा मोहनजोदारो, ये रहा यहाँ पर हड़प्पा। तो सबसे पहले यहाँ पर जानने वाली बात क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए हड़प्पा कहाँ पर है, रावी के तट पर। याद रखना, हड़प्पन साइट है वो रावी नदी के किनारे है, जबकि जो मोहनजोदारो है वो कौन सी नदी के किनारे है, वो है सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर। और जो ये सभ्यता थी वह 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में थी। मुख्यतः जो इसका भाग है वो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। जो मोहनजोदाड़ो जगह है वहां पर क्या मिली थी, पशुपतिनाथ मूर्ति और माता देवी की मूर्ति मिली थी, माता देवी की। यहाँ पर प्रश्न में घोड़े की बात हुई थी, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर घोड़ा मिला तो है, घोड़े के अवशेष मिले हैं, लेकिन प्रश्न में क्या था, वे युद्ध घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। बात क्या हुई थी कि घोड़ा मिला है, लेकिन यह बात किसी ने नहीं स्वीकारी कि युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे हुए रथों का प्रयोग करते थे। यहाँ पर युद्ध में घोड़ों के प्रयोग की बात की गई थी, लेकिन यह बात तो स्वीकारी है कि घोड़ों के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर, सुरकोटड़ा कहाँ पर, ये कच्छ में, गुजरात में, वहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान है वहाँ पर कहीं पर भी विशाल मंदिर के अवशेष नहीं पाए गए हैं, ना ही विशाल महल पाए गए हैं। तो इसलिए पहला पॉइंट हो जाता है गलत, तीसरा पॉइंट हो जाता है गलत, आंसर होता है बी। बी क्या है, देवियों और देवताओं द्वारा, देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल करते थे। अभी देखा था पशुपतिनाथ मूर्ति, माता देवी की मूर्ति, उससे यही सिद्ध होता है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। आप जो नितिन सिंघानिया वाला किताब है उसका जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसमें इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आगे के प्रश्न में हड़प्पा के और क्वेश्चन आएंगे तो हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है। अब यहाँ पर क्या बोला है, टैटू गुदवाने से। आप देखिए सब पर जाइए, टैटू बनवाने द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है। यहाँ पर क्या है, 3 बीमारियों के बारे में बोला गया है। तीनों बीमारियाँ क्या हैं, संचारी रोग है। तीनों रोग क्या है, संचारी है। यहाँ पर स्पेसिफिक पूछा है टैटू बनवाने से। अब टैटू बनवाते टाइम क्या हो सकता है, आपका खून आ सकता है। अब हम प्रश्न को अच्छे से थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर कौन से रोग हैं, 3 रोग है, चिकनगुनिया, यकृत बी, HIV, एड्स। तो जो चिकनगुनिया रोग है वह किससे होता है, वह होता है चिकनगुनिया वायरस से। चिकनगुनिया ही वायरस है। और जो चिकनगुनिया वायरस है यह किसके माध्यम से फैलता है, यह एक मच्छर की प्रजाति है। कौन सी, एडिस एजिप्टी, इसके माध्यम से ही फैलता है। और इसी मच्छर के द्वारा क्या होता है, डेंगू भी होता है।
क्या होता है, जीका वायरस, वह भी होता है इसी से। साथ में याद रखना मलेरिया कौन से होता है, मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज से। मलेरिया होता है वो कौन किससे होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। तो जो चिकनगुनिया है वो किससे होता है, एडिस एजिप्टी से होता है। तो जो एडिस एजिप्टी मच्छर है, इसी में जो चिकनगुनिया वायरस है वही क्या करता है, अपनी अच्छी प्रतिकृति बना पाता है, इसी के माध्यम से यह संचरित होता है। और जो ये चिकनगुनिया वायरस है इसकी खास विशेषता क्या है, यह खून में बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही अल्प मात्रा में। तो थोड़े से खून ट्रांसफर से चिकनगुनिया नहीं होता है। इसी प्रकार से डेंगू भी सेम वैसी है। हालांकि ये बात सही है कि किसी डेंगू से पीड़ित व्यक्ति या चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति का खून सीधा ट्रांसफर किया जाए दूसरे व्यक्ति में, तब तो भाई होगा चिकनगुनिया। लेकिन थोड़ा सा ब्लेड से कट जाए या फिर जो संक्रमित टैटू मशीन है उससे थोड़ा सा फैल जाए, उससे यह रोग नहीं होता है। चिकनगुनिया की खास विशेषता क्या है, इसका वायरस है जो एडिस एजिप्टी में ही अच्छे से पनपता है, उसमें अच्छे से अपनी प्रतिकृति बनाता है और उसी के माध्यम से क्या होता है, संचरित होता है, न कि थोड़ा बहुत कटा उसे। स्टार बनाकर लिख दीजिए। और यही सेम बात किसमें लागू होती है, डेंगू में लागू होती है, जीका में लागू होती है। और जो यकृत शोथ भी है इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस। ये कितने प्रकार का होता है, ये ABCDE 5-6 प्रकार होता है। तो यहाँ पर बात किसकी की गई है, यकृत शोथ बी की बात की गई है। इसमें क्या होता है, जो यकृत होता है उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। इससे क्या होता है, बुखार, उल्टी, भूख न लगना, दस्त जैसी प्रॉब्लम होती है। और यह जो रोग है यह थोड़े से खून के ट्रांसफर से ही हो जाता है। और जो यकृत शोथ ABCD थे, इसमें जो A और B है उसके लिए तो वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन जो C और D है इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आप नोट कर दीजिए बात। और यकृत शोथ रोग से ही आगे लीवर सिरोसिस रोग होता है, लीवर सिरोसिस। तीसरा है HIV एड्स। तो इसमें HIV एड्स है, इसमें से जो HIV है वह क्या है, वायरस है। इसका पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और जो एड्स है उसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो HIV वायरस है वो क्या है, एक रेट्रो वायरस है। और रेट्रो वायरस किससे बोलते हैं, जिनका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह RNA होता है। जिन वायरस का आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है उन्हें बोलते हैं रेट्रो वायरस। और एड्स के बारे में खास बात क्या, आप लिख दीजिए, जो एड्स है वह ओनली ट्रांसमिटेड फ्रॉम बॉडीली फ्लड, यानी शरीर का कोई भी द्रव्य हो गया, सीमन हो गया, खून हो गया, लार हो गई, इसके माध्यम से ट्रांसफर होगा। खाने से कोई संक्रमित व्यक्ति है वो खाना खा रहा है या उसके साथ खाना खाने से, उसका जूठा पानी पीने से एड्स नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। यहाँ पर जो 3 कथन दिए गए हैं इनमें से कितने जैन जो सिद्धांत है उनके अनुरूप हैं। तो प्रश्न पर जाने से पहले हम थोड़ा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के डिफरेंसेस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर है जैन धर्म और ये बौद्ध धर्म। ये बातें आप लिख दीजिए अच्छे से। जैन धर्म है वह आत्मा में विश्वास करता है, आत्मा में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म नहीं करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। और जो जैन धर्म है वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, बौद्ध धर्म भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। दोनों धर्म वे क्या करना चाहते हैं, कर्म के चक्र हैं, जो कर्म है, जो कर्म का चक्र है उससे क्या चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं दोनों धर्म। कल के वीडियो में हमने बोधिसत्व और जो निर्वाण में अंतर देखा था। आज हमने इस वीडियो में जो जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो मेजर डिफरेंस है थोड़ा उसको देखा है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। प्रश्न में क्या बोला गया है, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। जैन धर्म में जो कर्म को विनिष्ट करना, कर्म को विनिष्ट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि कर्म को विनिष्ट करके ये जो पुनर्जन्म का चक्र है, पुनर्जन्म का चक्र, उससे क्या चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। कर्म के चक्र में बने रहने से क्या होगा, पुनर्जन्म की आशा बार बार रहेगी। और जैनिज्म में क्या होता है, कर्म को विनिष्ट करने, कर्म को नष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है, तपस्या, घोर तपस्या के माध्यम से यह कर्म को विनिष्ट करना चाहते हैं। बौद्ध धर्म के लोग भी कर्म को विनिष्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनका मार्ग क्या है, उनका मार्ग हमेशा मध्यम मार्ग है। वे घोर तपस्या बिल्कुल नहीं चाहते, वे ध्यान
प्लस सही कार्य के माध्यम से कर्म को नष्ट करने का तरीका ढूंढते हैं। तो जैनिज्म से संबंधित जो पहला पॉइंट है ये हो जाता है करेक्ट। कर्म को विनिष्ट करने का जो मार्ग है वो क्या है? घोर तपस्या है। दूसरा है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। अभी हमने देखा था आत्मा को जैन धर्म तो अच्छे से मानता है जबकि बौद्ध धर्म नहीं मानता है। तो दूसरा पॉइंट हो जाता है सही। तीसरा पॉइंट है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। अभी हमने देखा था कि जो जैन धर्म के लोग हैं वो क्या है, पुनर्जन्म का जो चक्र है उससे मुक्ति चाहते हैं। उससे मुक्ति के लिए वो कर्म को विनिष्ट करना चाहते हैं। और जैन धर्म के अंदर जो कर्म है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आत्मा का अभिशाप। यूपीएससी कभी पूछ ले कि जैन धर्म है उसमें आत्मा का अभिशाप से क्या तात्पर्य है, तो वह है कर्म से संबंधित है। यह भी पॉइंट हो जाता है सही। तो आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दी अबो। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है। चार ऑप्शन है संक्रामिका या इकोटॉन, पारिस्थितिक कर्मता या पारिस्थितिकी नीश या फिर इकोलॉजिकल नीश। तीसरा है आवास, चौथा है आवास क्षेत्र। जो इकोलॉजिकल नीश है उससे तात्पर्य है कि द नीश इज द रोल ऑफ और रोल्स दैट द पॉपुलेशन प्ले इन द लाइफ ऑफ कम्युनिटी। कि जो भी समुदाय है या फिर जो भी एक जीव है वह अपना जो भूमिका निभाता है किसमें? समाज में। उनका जो समाज है, जैसे हमारा समाज हो गया, पशुओं का समाज हो गया, पक्षियों का समाज हो गया, उनमें जो भी वो भूमिका निभाता है वही क्या है? वही क्या है? नीश है। इट कंटेन्स ऑल द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट अ स्पीसीज नीड्स टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। उसको जनन करने के लिए या जीवित रहने के लिए जो भी गतिविधि करनी पड़ती है वो किस में आती है? नीश में शामिल होती है। जो भी गतिविधि यानी कि आपका जो व्यवहार है प्रकृति से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित, औरों से संबंधित, उस वही क्या है? साधारण शब्दों में नीश है। तो प्रश्न में क्या था कि केवल जीव द्वारा ग्रहण के दिक स्थान का नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका, पूरी जो भूमिका है उसका क्या करता है? यह वर्णन करता है। तो नीश क्या हो गया? किसी भी जीव का जो भी व्यवहार है, जो भी भूमिका है उसकी, किस प्रकार से वो खाता पीता उठता बैठता सोता जागता है, वही क्या है? उसका नीश है। उसे नीश बोलते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है संक्रामिका या इकोटॉन। संक्रामिका से क्या तात्पर्य है? इकोटॉन होता है वह क्या होता है? कोई भी दो आवास होते हैं, यानी कि यहाँ पर रेगिस्तान है और यहाँ पर क्या है? समुद्र है। तो ये जो आवास है एकदम तो ऐसा नहीं कि लाइन खींची एकदम रेगिस्तान खत्म समुद्र खत्म, ऐसा तो होगा नहीं। थोड़ी थोड़ी जैसे रेगिस्तान से समुद्र की ओर बढ़ेंगे तो जो इसकी विशेषता है वो कम होती जाएगी और जो समुद्र की विशेषता है वो बढ़ती जाएगी। यानी कि जो रेगिस्तान के जीव है उनकी संख्या कम होती जाएगी, समुद्री जीवों की संख्या या किनारे के तटीय जीवों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो जो ये बीच वाला जोन है संक्रामिका, संक्रमण क्षेत्र है, इसे क्या बोलते हैं? इकोटॉन या संक्रामिका। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लैंड इकोसिस्टम है, यहाँ पर है इक्विटिक इकोसिस्टम। तो ये जो बीच का ट्रांजिशनल जोन है इसे क्या बोलते हैं? इकोटॉन बोलते हैं। इकोसिस्टम फर्स्ट व इकोसिस्टम सेकंड के बीच का क्षेत्र संक्रमण वाला क्षेत्र होता है, उसे ही बोलते हैं इकोटॉन। तो जब आप इकोटॉन को पढ़ते हैं तो वहीं पर एक और शब्द सुनते हैं कोर प्रभाव या कोर इफेक्ट या फिर एज इफेक्ट। तो यहाँ पर जो दो इकोसिस्टम है इनके बीच का जो इकोटॉन वाला जोन है इसमें सामुदायिक संरचना होती है। संरचना यानी किसी प्रजाति की संख्या बढ़ रही है, किसी प्रजाति की संख्या घट रही है, और इस सामुदायिक संरचना में जो परिवर्तन हो रहा है इसे ही बोलते हैं कोर इफेक्ट। परिवर्तन को क्या बोलते हैं? कोर इफेक्ट। यानी कि जो इकोटॉन के बीच में जो जनसंख्या या सामुदायिक संरचना में जो परिवर्तन हो रहा है उसे बोलते हैं कोर इफेक्ट, एज इफेक्ट। यानी ये देखिए यहाँ पर जो इकोसिस्टम 1 है उसका किनारा ये है, इकोसिस्टम सेकंड है उसका किनारा ये है। तो दोनों किनारों पर, दोनों कोर पर जो संरचना में परिवर्तन हो रहा है उसे बोलते हैं इकोटॉन साधारण शब्दों में। एक और वर्ड वहां पर था हैबिटेट्स, यानी कि आवास। आवास क्या होता है? जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आप रहते हैं उसका जो पर्यावरण क्षेत्र है, पर्यावरण क्षेत्र उसे बोलते हैं आवास या हैबिटेट। चौथा वर्ड था यहाँ पर आवास क्षेत्र। आवास का मतलब तो था पर्यावरण क्षेत्र जहां पर आप रह रहे हैं। आवास क्षेत्र है जहां तक विचरण करता है कोई जीव, यानी कि ये पूरा आवास क्षेत्र हो गया। इसमें कोई जीव है वो इसी क्षेत्र में जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका ये पूरा जो बड़ा वाला घेरा है ये तो होगा आवास,
और जहाँ तक वो विचरण करता है ये क्या हो जाएगा, आवास क्षेत्र। तो आज के इस डिस्कशन को हम यही खत्म करते हैं। होपफुली आपको मज़ा आ रहा होगा डिस्कशन में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं कल कुछ अलग प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।